अस्सलामुअलैकुम। वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसका आज हम इस वीडियो में दूसरा टॉपिक लाइन इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। लाइन इंटीग्रल में क्या होता है कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन होता है जिसमें डायरेक्शंस होती हैं, आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, सही है। उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी आर के साथ। आर यहाँ एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो डी आर क्या बन जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। तो जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सही है, एक वेक्टर डी आर जो कि फिक्स है, दूसरा वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सही है, हम प्रॉब्लम करेंगे तो मज़ीद जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं डी आर के साथ, दो आई जे के कंपोनेंट्स जो हैं यानी कि जो डायरेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो डायरेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे पास सिंपल बचेगा ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जी। यहाँ जो ए वन ए टू ए थ्री है ना, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे वेक्टर में गिवन होगी, यानी कि देखें जो a1 है यहाँ, ये वो वैल्यू होगी जो i कंपोनेंट के साथ लिखी हुई होगी वेक्टर में, सही है, वो वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर a2 वो वैल्यू होगी जो j कंपोनेंट के साथ लिखी होगी। फिर a3 हमारे पास वो वैल्यू होगी जो k कंपोनेंट के साथ लिखी होगी। ये a वेक्टर को पार्ट्स में किया हुआ है, यानी कि a1i प्लस a2 j प्लस a3 के, यहाँ ये वेक्टर लिया है। और डी आर वही जो मैंने बताया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के, इन दोनों का डॉट लिया है। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला बना। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। जो लाइन इंटीग्रल के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 6 को ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखें, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3x² प्लस 6y माइनस 14yz प्लस 20xz² के, देन हमने एवेल्यूएट करना है ए डॉट डी आर। जो लिमिट्स हमारे पास गिवन है, x की लोअर लिमिट जो है वो 0 है, y की लोअर लिमिट 0 है, z की लोअर लिमिट 0 है, और सिमिलरली अपर लिमिट जो है x और y और z की 1 1 1 है। सो तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्टली हम अपने जनरल फार्मूले की शेप में अपने वेक्टर को ले जाते हैं, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डी आर के साथ, ये जो वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए वेक्टर लिखा हमने, साथ में डी आर की वैल्यू लिखी, तो डॉट प्रोडक्ट में आई की वैल्यू जो है वो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ आई की वैल्यू ये है और यहाँ आई की वैल्यू डी एक्स है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 6y dx। फिर सिमिलरली हमारे पास j के लिए माइनस 14yz यहाँ है और dy यहाँ है, तो ये साइन प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस 14yz dy आ गया। देखो ना, ये जो डायरेक्शंस हैं आई वो भी नहीं हमने लिखा, जे भी नहीं लिखा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी हमारे पास के कंपोनेंट के लिए यहाँ है 20xz का स्क्वायर, यहाँ है dz, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 20xz का स्क्वायर dz। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर आया है। अभी हम इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे, ये जो आंसर आया है, और अपने तीनों पार्ट्स सॉल्व करेंगे। जो ए पार्ट है वहाँ देखें x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू टी का क्यूब है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया था, इसकी जगह हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x की जगह t कर देंगे, यहाँ जो x है इसकी जगह t कर देंगे, फिर ये x है इसकी जगह t कर देंगे, उसके बाद ये x है इसकी जगह t कर देंगे, सही है। फिर हमारे पास जो y आएगा, ये हमारे पास y है, इसकी जगह हम टी स्क्वायर कर देंगे, ये y है इसकी जगह टी स्क्वायर कर देंगे, और ये y है इसकी जगह टी स्क्वायर कर देंगे। फिर सिमिलरली हमारे पास z बच गया। सो z की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है टी क्यूब। तो जहाँ हमारे पास z होगा, एक z हमारे पास यहाँ है, उसके बाद एक z हमारे पास यहाँ है, एक z हमारे पास यहाँ है, तो ये हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अभी हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। सो लिमिट्स कहाँ से आएंगी कि जो हमारे क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन थी, ये x के लिए
0, y के लिए लोअर लिमिट 0, z के लिए भी 0, देन अपर लिमिट x के लिए 1, y के लिए 1 एंड z के लिए भी 1। सो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, किसी एक में हम लिमिट्स रख के t की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि t इन तीनों इक्वेशंस में हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पिक करते हैं तो x की लोअर लिमिट 0, तो t की वैल्यू भी 0, यानी कि t की लोअर लिमिट भी 0। अगर x की अपर लिमिट 1 है तो t की अपर लिमिट 1, तो t की लिमिट्स क्या आई 0 से 1, तो इसलिए उसने t की लिमिट्स क्या रखी हुई हैं 0 से 1। और बाकी ये जो मैंने जैसा बोला था कि वैल्यूज़ पुट की हैं, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो डेरिवेटिव है ये dt है, यानी कि t का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। और अगर हम ये t स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा 2t, अगर हम t क्यूब का डेरिवेटिव लें तो बन जाएगा 3t का स्क्वायर। सो ये डेरिवेटिव्स लेने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, तो बन जाएगा 9t का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास -14। अब देखो ये जो dt स्क्वायर हमने सॉल्व किया 2t आंसर आया ना, तो वो वाला 2 इस 14 से मल्टीप्लाई होकर 28 हो जाएगा। फिर जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पावर ये है, 3 ये है, ये 5 और एक ये 2t जो है ना, यहाँ t एक मौजूद है ना, एक उसकी पावर, तो वो पावर कितनी होगी 6। सिमिलरली नेक्स्ट है 20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3t का स्क्वायर, तो वो जो 3 है 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 60, और पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक पावर ये है t रेज़ टू पावर 1, फिर 3 2 ज़ा 6, 7 पावर, और 3t का स्क्वायर, तो ये वाली स्क्वायर पावर 7 + 2 9, 60t रेज़ टू पावर 9 बन जाएगा। अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें कि ये 9t स्क्वायर है, यहाँ -28t स्क्वायर है, यहाँ 60t रेज़ टू, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ से कॉमन नहीं आ रही। और अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन के लिए देखें, ये 9t स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड, देन उससे डिवाइड, तो बन जाएगा 9t रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर वो 3 इस 9 से कट करके 3 बच जाएगा, तो 3t स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये -28t रेज़ टू पावर 6 है, तो ये बन जाएगा -20t रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। सो 7 28 को किल करेगा तो 4 बच जाएगा, तो बन जाएगा -4t रेज़ टू पावर 7। एंड हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बची है वो देखते हैं, वो है हमारे पास 60t रेज़ टू पावर 9, तो बन जाएगा 60t रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 16 को किल करेगा तो 6t रेज़ टू पावर 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो आंसर आया है, इसमें अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। सो 1 की वैल्यू रखते हैं, 0 रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 कर देगा। तो यहाँ हमने 1 रखा 3, यहाँ 1 रखा -4, यहाँ 1 रखा t की जगह 6। 6 + 3 करेंगे पहले, वो 9, फिर 9 में से जो है 4 माइनस कर देंगे, तो आंसर बच जाएगा हमारे पास 5। ये था हमारे पास ए पार्ट। अभी हमारे पास इसका बी पार्ट है, वो हम सॉल्व करते हैं। द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0, ये हमारे पास बेसिकली लिमिट्स गिवन है। देन टू 1 1 0 टू 1 1, तो ये भी हमारे पास लिमिट्स गिवन है। ये बी पार्ट्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दो बार ये लिमिट्स गिवन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखें जो फर्स्ट मैंने सर्कल किया था पहले, वो वाली लिमिट्स को यूज़ किया है 0 0 0 टू 1 0 0। तो यहाँ x की लोअर लिमिट 0 है, y की लोअर लिमिट 0 है एंड z की लोअर लिमिट 0 है। यहाँ हमारे पास अपर लिमिट x की 1 है, y की 0 है एंड z की 0 है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। बेसिकली जो मैंने सर्कल किया है, ये जैसा कि वैल्यूज़ ये आगे फाइंड करके लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं मैं बताता हूँ। और ये वैल्यूज़ फाइंड करके पुट हमने कहाँ करनी है, इसके अंदर।
ये जो हमने ए डॉट डी आर लिया था ना, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। सो वैल्यूज कैसे आई ये देखते हैं अब हम। जैसा कि देखें x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ फिक्स पॉइंट नहीं है, तो इसलिए उसने x की लिमिट्स रखी हुई हैं। x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। और अगर हम बाकी देखें तो देखो कि y की लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी 0 है। सो उसने y की वैल्यू रख ली 0। फिर उसने dy लिया, क्योंकि हमें वो जो a डॉट डी आर लिया था उसमें dy की वैल्यू की भी ज़रूरत है, तो वो भी 0 आ जाएगी। फिर हमारे पास जो लास्ट में बचता है, z की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट भी 0 है, तो ये भी फिक्स पॉइंट है। सो z की लिमिट रखी, z की वैल्यू रखी 0 एंड dz भी हमारे पास आ गया 0। तो अब वही जो a डॉट डी आर हमने लिया था a पार्ट सॉल्व करने से पहले, वहाँ हम वैल्यूज़ रखते हैं और लिमिट x के रिलेटेड रख लेंगे। जब हम y, z, dy और dz की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन की शेप जो है सिंप्लीफाई करने के बाद वो सारी x में आ जाएगी, सही है। और x की हमारे पास लिमिट्स गिवन है, वो इंटीग्रेशन लेके हम लिमिट्स पुट कर देंगे। देखते हैं, जैसा कि देखें 3x² है तो बन जाएगा 3x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 उस 3 को कट कर देगा और x रेज़ टू पावर 3 बच जाएगा। अभी लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये था हमारे पास बी पार्ट का पोर्शन 1। अभी हम इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं। यहाँ भी देखें x की लोअर लिमिट जो है 1 है, x की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट भी 1 है, तो ये फिक्स पॉइंट है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1। अभी y की जो है हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो 1 है और अपर लिमिट भी 1 है, तो ये भी हमें y की भी एक फिक्स वैल्यू मिल गई। सिमिलरली dx और dy भी फाइंड कर लिया हमने। और जो हमारे पास लास्ट में z बचेगा, उसमें देखें कि लोअर लिमिट 0 है लेकिन अपर लिमिट 1 है, तो फिक्स पॉइंट नहीं है। सो वाई जी के लिए उसने लिमिट्स रख ली अपने ए डॉट डी आर वाले में, जो ए डॉट डी आर हमने स्टार्ट में फाइंड किया था, वहाँ इंटीग्रल में उसने जी की लिमिट्स रख ली और बाकी जो वैल्यूज़ थी वो उसने पुट कर दी वहाँ। तो जब हम एक्स वाई डी एक्स और डी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन की सारी शेप जो है वो जी में आ जाएगी। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे और जी की लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, जैसा कि देखें 20 z रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो ये निकाला हुआ है उसने। अभी यहाँ लिमिट्स रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा 20/3 और ये ज़ीरो जो है वो -0 लिमिट अगर पुट करेंगे तो वो सारा ज़ीरो कर देगा, तो 1 ही पुट करने से आंसर आ जाएगा 20/3। अभी हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सी पार्ट। वो है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 टू 1 1 1। तो ये हमारे पास बेसिकली लिमिट्स हैं। इस गिवन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये हमारे पास एक पैरामेट्रिक फॉर्म बन रही है, इसलिए उसने x y z तीनों को एक लाइन यानी कि t सपोज कर लिया। तो ये हमारे पास उसने लिख दिया x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी एंड z इक्वल टू टी, सही है। तो जो हमारे पास ए डॉट डी आर आया था स्टार्ट में, मैं एक दफ़ा भी इससे आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो हमने ए डॉट डी आर फाइंड किया ना, ये सारी वैल्यूज़ हम इसी के अंदर पुट कर रहे हैं। और ये इंटीग्रल, जैसा कि जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती वो हम इसे इंटीग्रल में रख लेते हैं, सही है। ये इंटीग्रल भी साथ मौजूद है, तो इसमें सारी वैल्यूज़ वो रख रहे हैं और सी पार्ट की वैल्यूज़ भी इसी में रखेंगे कि सी पार्ट में x की जगह भी t, y की जगह भी t, z की जगह भी t। जैसा कि हमने a पार्ट में रिप्लेस किया था x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी का स्क्वायर एंड z इक्वल टू टी का क्यूब, तो यहाँ हम जस्ट t ही रिप्लेस करेंगे हर एक के लिए। तो वो dx था तो यहाँ dt बन गया, dy था तो ये भी dt बन गया और जो dz था वो भी dt बन गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब t की लिमिट्स, अब देखो ये x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो हम ये इक्वेशन है
इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे ए पार्ट में हमने टी की लिमिट निकाली थी, वैसे यहाँ निकालेंगे। अगर एक्स की लोअर लिमिट 0 है तो टी की वैल्यू भी 0। अगर एक्स की अपर लिमिट हम 1 पुट करें तो टी की वैल्यू 1। तो इनमें से अगर किसी में भी पुट कर लो, चाहे वो इसमें पुट कर लो, जी की लोअर लिमिट 0 तो टी की लोअर लिमिट भी 0। अगर टी की जी की अपर लिमिट जो है वो 1 है ना, ये देखो, और अगर यहाँ हम 1 रखें तो टी की अपर लिमिट भी 1। तो यानी कि टी इन तीनों इक्वेशंस में मौजूद है, कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लो टी की लिमिट्स निकालने के लिए। तो वो हमारे पास टी की लिमिट्स क्या आ गई, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3t² है प्लस 6t है माइनस 14, और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर z हो जाएंगी, तो t² बन जाएगा प्लस 20, यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो t⁻3। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 3t², तो ये बन जाएगा 3t⁻3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से कट, तो बच गया हमारे पास सिंपली एक स्टेप पहले और भी हो सकता है अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो। अगर ऐसे डायरेक्ट कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्टेप कर लें, ये देखें, ये हमारे पास है 3t², और ये हमारे पास है -14t का स्क्वायर। तो ये स्टेप भी हम कर सकते हैं कि ये -14 में से 3 निकाल दें तो बच जाएगा हमारे पास -11t का स्क्वायर, और ये 6t जो है ये सिमिलरली आ जाएगा, और ये प्लस 20t का क्यूब भी सिमिलरली आ जाएगा। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें ये 60 है तो बन जाएगा 6t⁻2 डिवाइडेड बाई 2, फिर वो 2 जो है इस 6 को कट कर देगा, देन यहाँ आ जाएगा -11t², तो ये बन जाएगा -11t⁻3 डिवाइडेड बाई 3, और फिर प्लस 20t⁻4 डिवाइडेड बाई 4, 4 इस 20 को कट कर देगा तो आ जाएगा 5t⁻4। तो इसमें हम अपर लिमिट 1 रख देंगे और फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट 0 रख देंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो सारा 0, जस्ट अपर लिमिट पुट करें जहाँ जहाँ टी है इंटीग्रेशन लेने के बाद, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13/3। तो ये था हमारे पास लाइन इंटीग्रल, जहाँ हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, a.dr लेना है। उसके बाद हमारे पास 3 पार्ट्स हमने देखे, कभी हमारे पास जस्ट लिमिट होती हैं, कभी हमारे पास एज आ इक्वेशन दिया होता है, जैसा कि यहाँ था पैरामेट्रिक फॉर्म में x = t। अगर ए पार्ट में देखें तो उसने डायरेक्ट लिख दिया था कि x की ये वैल्यू है, y की ये है, z की ये है, तो हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, देन t की फॉर्म में लिमिट्स फाइंड की, तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये था हमारे पास लाइन इंटीग्रल। अगर किसी किस्म का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।